आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में। ओके, तो ये भी हमारे एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, हम जानते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनेल हैं सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड है। प्रोमिनेंट इन सिक्रीटरी सेल्स, जो सेल सिक्रीशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, जो सेल ज़्यादा सिक्रीट करती है चीज़ों को, ठीक है, तो उन सेल्स में आपको गोल्जी अपैरेटस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल जो सिक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस सिक्रीटरी सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। द इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1898 में ए डार्कली रेटिकुलर नेटवर्क। ऐसे देखा जाए तो गोल्जी बॉडी भी एक हमारा जाल के समान ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट इज लोकेटेड नियर दी सेल न्यूक्लियस के पास ही रहता है, ठीक है। इन दी नर्व सेल, इन्होंने ऑब्जर्व किया था नर्व सेल पे, ठीक है ना। नर्व सेल पे इन्होंने स्टेनिंग की यूज़ किया था, सिल्वर स्टेनिंग। नर्व सेल लिया इन्होंने क्या लिया, नर्व सेल, उस पर स्टेनिंग किया। कौन सा स्टेनिंग, सिल्वर स्टेनिंग किया इन्होंने। तो इनको देखने को मिला क्या, एक डार्क रेटिकुलर जाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो था हमारा गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। नाम तो बाद में पढ़ा, नाम तो इन साइंटिस्ट के नेम पे ही पढ़ा है, गोल्जी अपैरेटस। दिस नेटवर्क was later named as गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस, है तो आप गोल्जी बॉडी, डिफरेंट नाम आप इसको सुनते हो, ठीक है। कॉमन एक ही चीज़ है, गोल्जी। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटन, देखो स्टैक्स, किस चीज़ का स्टैक्स, फ्लैटन मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सिस्टर्ने, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सिस्टर्ने, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये सिस्टर्ने आपको देखने को मिलेगा जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। यह है आपका सिस्टर्ने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टर्ने आपको स्टैक्स में देखने को मिलेंगे, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट। ये सारे आपके सिस्टर्ने हैं, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, ठीक है। दिस सिस्टर्ने are arranged in an orderly manner so that its curve resembling a shallow bowl। जो ये कर्व आपको दिख रहा है, ये जो कर्व चीज़ें दिख रही, कर्व स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये आपको एक शैलो बाउल जैसा कुछ दिखाई देता होगा। घर में जो कटोरा होता है ना हमारा, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्टैक इज जनरली 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। अब हमारा मेन काम है याद रखना। अब तक हमें ये तो पता है, लोअर क्लासेस हमने देखो चीज़ें क्या याद रखनी है। कैमिलियो गोल्जी ने ढूंढा था, ये तो हमें पता है, ईयर ज़्यादा नहीं कुछ होता। इनको क्या दिखाई दिया, इनको डार्क रेटिकुलर नेटवर्क दिखाई दिया, ठीक है। क्या किया था इन्होंने सिल्वर स्टेनिंग की थी। किस चीज़ पे की थी, नर्व सेल पे सिल्वर स्टेनिंग करी थी, ठीक है। नर्व सेल पर सिल्वर स्टेनिंग किया, इनको देखने को क्या मिला, इनको देखने को मिला डार्क रेटिकुलर स्ट्रक्चर, जो आगे चल के उसका नाम पड़ा गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। और क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, कहाँ देखा था हमने, नियर दी न्यूक्लियस, बस इन्फॉर्मेशन याद रखनी है हमें, नियर दी न्यूक्लियस होती है। स्टैक्स ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन एनक्लोज स्टर्ने, मेम्ब्रेन इनक्लोज, तो सिंपल बोलो स्टैक्स ऑफ फ्लैटन सिस्टर्ने, ठीक है ना। फ्लैटन सिस्टर्ने, स्टैक्स ऑफ फ्लैटन सिस्टर्ने, और जो सिस्टर्ने है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। स्टैक्स समझते हो ना, एक के ऊपर एक रखते चलो ये स्टैक्स बनती है, ठीक है ना। तो स्टैक्स ऑफ क्या, स्टैक्स ऑफ फ्लैटन सिस्टर्ने, और जो सिस्टर्ने है वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड है। ये सब याद नहीं रखनी, स्वेलो बॉल जैसा दिखता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये याद रखनी है कि इसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप एक बाउल से कंपेयर कर रहे हो, ऐसे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमारी डेली लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका शेप ऐसा होता है, जिसका शेप ऐसा कुछ होता है,
ठीक है। तो सबसे कंपेयर करते फिर कि हाँ ये ऐसा भी दिखता है, ये ऐसा भी दिखता है, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, कोई साइंटिफिक बातें नहीं है, ठीक है। हम ओनली साइंटिफिक बातें करेंगे। तो डायमीटर याद रखना है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का, ठीक है। टिपिकली एक गोल्जी स्टैक कंटेन्स अबाउट 8 सिस्टर्ने। गोल्जी बॉडी में आपको गोल्जी जो गोल्जी अपैरेटस है उसमें आपको 8 सिस्टर्ने देखने को मिलता है। ऐसे ज़्यादा भी होता है, 60 भी होता है, ठीक है ना। हाँ टिपिकल हम बात करें किसमें, मैमेलियन सेल में। मैमेलियन सेल में, टिपिकल मैमेलियन सेल में आपको ये कितने सिस्टर्ने देखने को मिलता है, 8 सिस्टर्ने, ठीक है। विच आर इंटरकनेक्टेड। जो सारे सिस्टर्ने हैं आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सारे सिस्टर्ने आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय मेम्ब्रेनस टिब्यूल्स, ठीक है, बाय मेम्ब्रेनस टिब्यूल्स। बेसिकली बोला जाए तो लिपिड का एक ट्यूब होती है, ठीक है ना। बायलिपिड का एक ट्यूब, बायलिपिड लेयर की एक ट्यूब, लिपिड बायलेयर की एक ट्यूब। लिपिड बायलेयर समझते हो ना, एक इमेजिन करो एक लिपिड बायलेयर शीट, मतलब कि शीट के फॉर्म में इमेजिन करो लिपिड बायलेयर को। बस उसको क्या करना है, उसको मोड़ के एक पाइप बना दो। अरे एक कागज़ होता है, उसको जैसे हमने मोड़ा तो वो एक आपके पास एक कागज़ है, इसको मोड़ दोगे तो एक पाइप नहीं बन जाएगा। इसको सही तरह से मोड़ देना, पाइप बन जाएगी। तो वही करनी है, लिपिड बायलेयर का एक इमेजिन करो और उसको मोड़ के पाइप बनाने की कोशिश करो। तो हाँ, लिपिड बायलेयर की ये टिब्यूल्स होती हैं, ठीक है। टिब्यूल्स कनेक्ट करती हैं किनको, सिस्टर्ने को। तो मेम्ब्रेनस का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन का मतलब लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर जो हम मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेनस टिब्यूल बोलो तो लिपिड बायलेयर की ट्यूब होती है, लिपिड बायलेयर की ट्यूब, ठीक है। टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रक्चर। अगर ये सारे अलग अलग होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, तो सबको मिला के एक स्ट्रक्चर नहीं बोलते, ठीक है ना। सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम बोलते हैं हाँ ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को हम एक स्ट्रक्चर बोल के इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये सभी अलग अलग होते, तो हम सबको मिला के एक चीज़ क्यों ना बोल सकते थे, ठीक है। तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। लाइक रिबन, लार्ज रिबन लाइक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लार्ज रिबन लाइक कॉम्प्लेक्स। अगर आपने रिबन कभी देखा हुआ बचपन में, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ अच्छा से। देखो ऐसा कुछ ये आपको दिख रहा है। देखो ये जो एक स्टैक इमेजिन करो, इस स्टैक को इमेजिन करो, सॉरी इसको मान लो ये सिस्टर्ने है, ये आपका एक इधर इस तरफ और ये इस तरफ। ये आपका एक सिस्टर्ने हो गया और ये नीचे एक सिस्टर्ने, 2 सिस्टर्ने, ठीक है ना। 2 सिस्टर्ने दिख रहा है, 2 सिस्टर्ने जैसे आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। 2 सिस्टर्ने। तो ऐसे बोलेंगे कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर कुछ है, ठीक है। जिससे रिबन ऐसे बंधा होता है, ऐसे ये है, ठीक है। इन दोनों स्टैक्स को कनेक्ट करने वाला कौन होता है हमारे पास, लिपिड बायलेयर की ट्यूब्स, ओके। ऐसे तो अब बहुत सारे सिस्टर्ने आप लगाते तो देख लेना। अब यहाँ रिबन लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, लार्ज रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, ओके। बढ़ते हैं हम आगे। ईच गोल्जी स्टैक हैज़ सिस एंड ट्रांस फेस, ठीक है ना। सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है, ठीक है। द कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स समझते हो ना। जो कॉन्वेक्स वाला रीजन है, कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सिस साइड फेसिंग ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर कौन सा हिस्सा होता है इसका, सिस वाला हिस्सा। सिस वाला हिस्सा कैसा होता है, कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स वाला हिस्सा, कॉन्वेक्स वाला हिस्सा किसको फेस करता है, इधर है आपके पास ER, ठीक है। और जो ट्रांस वाला हिस्सा है, ये ट्रांस वाला हिस्सा है, ये ट्रांस वाला हिस्सा है। और ये किसको फेस करेगा, ये मेम्ब्रेन को फेस करेगा, किसी मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। जो कॉन्वेक्स वाला हिस्सा है, देख लो एक बार दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये रहा, ये देखो इस तरह आपको दिख रहा होगा ये सिस वाला हिस्सा, ये सिस वाला, सॉरी ये आपको कॉन्केव दिख रहा होगा, ये आपको कॉन्केव दिख रहा होगा, कॉन्केव, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा कॉन्वेक्स,
ये आपको दिख रहा होगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन्स सिस वाले, इसको कॉन्वेक्स वाले को सिस ऐसा बोलते हैं, ठीक है, 6 पार्ट। तो 6 वाला जो पार्ट है, 6 वाला जो फेस है, ठीक है ना, जो 6 वाला फेस है वो किसको फेस करता है, वो फेस करता है हमारे पास न्यूक्लियस को, ठीक है ना। जो 6 वाला फेस है वो न्यूक्लियस को फेस करता है। 6 फेस बोलो या तो फॉर्मिंग फेस बोलो, ठीक है ना, 6 फेस या तो फॉर्मिंग फेस, ठीक है, 6 फेस या तो फॉर्मिंग फेस। और दूसरे वाले साइड को बोलते हैं हम ट्रांस फेस या तो रिलीजिंग फेस, ठीक है, रिलीजिंग फेस। तो ट्रांस फेस किसको फेस करता है, ये फेस करता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को। तो सिस फेस, ट्रांस फेस। सिस फेस हम किसको बोल रहे हैं, कॉन्केव वाले रीजन को, ठीक है ना। और ट्रांस फेस कैसा होता है, कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स, सॉरी आपका जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो ट्रांस फेस होता है वो कॉन्केव, कॉन्केव कॉन्वेक्स। सिस फेस फेस करेगा ईआर को, जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल फेस, प्रॉक्सिमल का मतलब कि ईआर के रिस्पेक्ट में वो कितना पास है, ठीक है ना। ईआर से पास है तो प्रॉक्सिमल फेस बोलेंगे, ठीक है ना। ईआर के पास है तो प्रॉक्सिमल बोलेंगे, ईआर से दूर है तो डिस्टल बोलेंगे, डिस्टल, ठीक है ना। तो ईआर से दूर कौन होगा, ट्रांस वाला फेस। जो ट्रांस वाला फेस होगा वो ईआर से दूर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होगा। वेयर एज दी कॉन्केव साइड, जो कॉन्केव साइड है वो सेल सरफेस की ओर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग फेस ये तो डिस्टल फेस, ठीक है। एनक्लोजेस ए रीजन कंटेनिंग लार्ज सिक्रेटरी वेसिकल। जो डिस्टिल फेस होता है, डिस्टिल फेस होता है, ठीक है ना। डिस्टिल फेस वाले रीजन में, डिस्टिल फेस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है ना। बहुत सारे सिक्रेटरी वेसिकल आपको देखने को मिलेंगे किसमें, डिस्टिल फेस वाले रीजन में, ओके। अब देखो, हाँ ये देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर टू गोल्जी एंड बिटवीन गोल्जी कंपार्टमेंट, ठीक है ना, गोल्जी के कंपार्टमेंट मीन्स जो आपके पास सिस्टर्न है, इन सबको हम कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, सबका एक अलग अलग कंपार्टमेंट है। हम बात करते हैं क्यों ऐसा। एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये नीचे वाला भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो एक कंपार्टमेंट तो ऐसे ही आपको पता चला ना क्यों बोल रहे हैं हम कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो गोल्जी कंपार्टमेंट्स, प्रोटीन का मूवमेंट ईआर से गोल्जी में, मान लो यहाँ पे ईआर है, ठीक है ना, यहाँ पे ईआर है, ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से डिफरेंट कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में आया, फिर आपके पास इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में आया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है टेक्स प्लेस थ्रू वेसिकल, मीन्स ईआर ने वेसिकल सेंड किया होगा, वो वेसिकल आके यहाँ से फ्यूज हो गया, ठीक है ना, वो वेसिकल आके फ्यूज हुआ। वैसे मैंने ये उल्टा बना दिया है, आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ईआर से एक वेसिकल आया, वो वेसिकल फ्यूज हो गया गोल्जी के कंपार्टमेंट से, फिर इस कंपार्टमेंट से एक वेसिकल निकली जो इस कंपार्टमेंट में आके फ्यूज हुई, देन सो ऑन, ठीक है। तो जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, जो चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है, जो लिपिड का मूवमेंट हो रहा है, बाकी जिस चीज़ की भी पैकेजिंग करनी है, जिसकी भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो कैसे होती है, वो होती है आपके वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है ना। वेसिकल्स आते हैं, फ्यूज करते हैं, देन नया वेसिकल फॉर्म होता है, एंड सो ऑन। स्मॉल वेसिकल आर सीन अराउंड दी सिस, ठीक है ना, सिस फेस के अराउंड आपको स्मॉल वेसिकल देखने को मिलेंगे, एंड दी ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। देखो ईआर से क्या निकल रहा है वेसिकल, तो सिस फेस के आसपास आपको वेसिकल देखने को मिलेंगे, क्यों, वो ईआर से आए हैं। और जो आपके पास ट्रांस फेस है, जो ट्रांस फेस है वो भी तो वेसिकल निकालेगा, वो भी तो वेसिकल रिलीज कर रहा होगा,
ठीक है, वो भी तो वेसिकल रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, तो ट्रांस फेस के आसपास भी आपको वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल वेसिकल्स। तो स्मॉल वेसिकल्स आर सीन अराउंड द सिस फेस एंड द ट्रांस फेस। जो ट्रांस फेस के पास जो वेसिकल है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे गोल्जी बॉडी से। और जो सिस फेस के पास जो वेसिकल है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ईआर से आ रहे हैं, ईआर से आ रहे हैं और वो गोल्जी बॉडी में फ्यूज हो जाएंगे। ओके, वेसिकल का मूवमेंट ऐसा हो रहा है। दे बड फ्रॉम ए गिवन लोकेशन एंड लेटर फ्यूज विद द मेम्ब्रेन। यहाँ से बड ऑफ हुआ, पिंच ऑफ हुआ, निकला, टूट के निकला और वो यहाँ पे आके फ्यूज हो गया। एंड देन सो ऑन चीज़ें चलते रहेंगी विद मेम्ब्रेन ऑफ द अदर कंपार्टमेंट। ठीक है ना, ऐसे फ्यूज होते रहेंगी। इस कंपार्टमेंट से भी निकलेगा और इस कंपार्टमेंट में आके फ्यूज हो जाएगा, फिर इस कंपार्टमेंट से एक वेसिकल निकलेगी और इधर फ्यूज हो जाएगा, एंड पूरी चीज़ें ऐसे चलते रहेंगी। प्रोटीन ट्रैफिकिंग फ्रॉम ER टू गोल्जी एंड बिटवीन गोल्जी कंपार्टमेंट्स विल बी कवर्ड इन ब्लॉक 3 में हम पढ़ेंगे, यूनिट 9। यूनिट 9 में ब्लॉक 3 में हम पढ़ेंगे, जो हमने स्टार्ट कर भी दिया है। ठीक है ना, हमने बेसिकली यूनिट 8 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यूनिट 8 स्टार्ट कर दिया है, यूनिट 9 में हम देखेंगे। प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2 में हम देखेंगे। ठीक है ना, प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2 में हम बात करेंगे ER से गोल्जी बॉडी के बीच में जो प्रोटीन का ट्रैफिकिंग हो रहा है। ठीक है ना, ER से गोल्जी बॉडी, ये मूवमेंट हम देखेंगे अपने प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2 में। अभी आ जाओ सिंपल सी बात समझते हैं। देखो, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि देखो, समझो बात को, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, 3 सिस्टम आप देख रहे हो। देखो, ये पूरा एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपार्टमेंटलाइजेशन फ्रॉम सिस टू ट्रांस फेस। कि आप सिस फेस से ट्रांस फेस की ओर मूव करोगे, ठीक है ना, सिस फेस से ट्रांस फेस की ओर मूव करोगे तो आपको स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपको उनके फंक्शन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मीन्स आपका ये जो सिस्टम है, सिस्टम नंबर 1, ये जो सिस्टम है, सिस्टम नंबर 2 और सिस्टम नंबर 3। ठीक है ना, तो सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, इन तीनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इनका स्ट्रक्चर समान नहीं है, इनका स्ट्रक्चर में इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गई है। ठीक है ना, और इनके फंक्शन में भी डिफरेंस है। तीनों का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तीनों का फंक्शन ही अलग अलग है। तो हमें नहीं आना भी क्या है, बट सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब आप सिस से ट्रांस की ओर मूव कर रहे हो तो ट्रांस से सिस मूव कर लो, एक ही बात है। जब आप सिस से ट्रांस मूव कर रहे हो, सिस से जब आप ट्रांस मूव कर रहे हो, ठीक है ना, तो गोल्जी स्ट्रक्चर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन दोनों में ही दिक्कत दोनों में ही क्या आती है, चेंज आती है। स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है और फंक्शन भी अब बदल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन समान नहीं रहता सारे सिस्टम के। ठीक है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स इनका फंक्शन अलग है, इनका फंक्शन अलग है, ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, देयरफॉर एज प्रोटीन ट्रेवल फ्रॉम वन कंपार्टमेंट्स टू द नेक्स्ट, एक कंपार्टमेंट से जब वो दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेगा, दूसरे से तीसरे में जब मूव करेगा, तब they became accessible to different processes, enzymes। मीन आपके पास जो डिफरेंट आपके पास डिफरेंट सिस्टम है, मान लेते हैं सिस्टम नंबर 1, 2, 3। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिस्टम नंबर 1 में पाया जाएगा, कुछ एंजाइम ऐसा है जो सिस्टम नंबर 2 में ही पाया जाता है, कुछ एंजाइम ऐसा है जो सिस्टम नंबर 3 में ही पाया जाएगा। ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन भी अलग है तीनों की। मान लो कोई हमारे पास एक पैकेज आया, वो एंटर किया हमारे पास फर्स्ट सिस्टम में। ठीक है, अब उस पैकेज में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें बदलना है थोड़ा सा। ठीक है ना, उसमें कुछ चीज़ें जोड़नी है। मान लो कोई चीज़ उसमें कुछ, मान लो कुछ शुगर को ऐड करना है,
तो शुगर को ऐड करने के लिए, उस प्रोटीन में शुगर को ऐड करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो है ही नहीं उस जगह पे, वो यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है ना। वो कंपार्टमेंट नंबर 1 में आपके पास एब्सेंट है, वो इधर है ही नहीं, ठीक है ना, वो यहाँ पे है ही नहीं है। वो पाया जाता है कंपार्टमेंट नंबर 3 में, ठीक है। तो जब तक ये वाला प्रोटीन कंपार्टमेंट नंबर 2 से होते हुए 3 में ना आ जाए, तब तक उसमें वो वाला केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, मीन्स उसमें आप शुगर को ऐड नहीं कर पाओगे। वही बोला जा रहा है कि जैसे से वो आगे बढ़ता है, जैसे वो आगे बढ़ता है, दे बिकम एक्सेसिबल टू डिफरेंट प्रोसेसिंग एंजाइम, ठीक है। दिस यूनिक फीचर हैज़ लेड बायोलॉजिस्ट टू अप्रोप्रिएटली लेबल दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एज ए प्रोसेसिंग प्लांट। देखो प्रोसेसिंग प्लांट में क्या होता है, कहीं भी चीज़ें बन रही हैं, फिर आगे जाके पैक हो रही है, फिर आगे जाके ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। पूरा एक प्रोसेसिंग प्लांट देखा होगा आपने कभी, ये तो यूट्यूब में कुछ लेक्चर वीडियो में देखा होगा, कभी आते रहते हैं, ठीक है। ये देख रहा था सेंटर फ्रेश कैसे बनता है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट दिखाया गया था, ठीक है। लेस कैसे बनता है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। पहले आलू काटा जाएगा, फिर आगे उसको सुखाया जाएगा, जो भी आगे चीज़ें हैं, फिर बनाया जाएगा, फिर एक टाइम पे आएगा पैकेजिंग, फिर एक टाइम पे आएगा कि अब हाँ पैकेजिंग नेक्स्ट लेवल की पैकेजिंग में उसको कार्टून में पैक करो, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक पैकेट आया, ठीक है ना, ईआर से एक पैकेट आया, उसमें प्रोटीन है, उसमें हमें बहुत सारे काम करने हैं। मान लो उसमें हमें कुछ शुगर को जोड़ना है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसमें और कुछ मान लो हमें उसमें लिपिड जोड़नी है, फॉस्फेट जोड़ना है, मल्टीपल काम करने हैं, ठीक है ना, मल्टीपल काम करने हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्रोसेस को करने के लिए उनकी जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, वो एक ही सिस्टम में नहीं है, वो डिफरेंट सिस्टम में है। तो काम होते हुए एक पहले यहाँ पे कुछ और कोई एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटेगी, फिर अगली मेटाबॉलिक एक्टिविटी दूसरे सिस्टम में घटेगी, एंड सो ऑन आगे करके ये प्रोसेस होगा, ठीक है। एक बार में नहीं हो जाएगा कि अंदर करते ही सारी चीज़ें चालू हो गई, ठीक है। कुछ चेंज यहाँ पे आया, कुछ चेंज उसके पास अगले सिस्टम में आएगा, एंड सो ऑन। तो एक प्रोसेसिंग प्लांट की तरह ये काम करता है। ये आप देख सकते हो इमेज, ये आपको दिख रहा होगा ट्रांसफेस, ये आपको दिख रहा होगा सिस फेस आपका कैसा है, कॉन्वेक्स। ट्रांसफेस आपका कैसा है, कॉनकेव। जो ट्रांसफेस है वो किसको फेस करेगा, वो फेस करेगा आपके पास सेल मेम्ब्रेन को, और जो सिस फेस है वो किसको फेस करेगा, वो फेस करेगा ईआर को, ठीक है। A function of Golgi apparatus. Golgi apparatus has enzymes that step by step modify the glycosylated protein coming from ER. ER से जो प्रोटीन आ रहा है वो ग्लाइकोसाइलेटेड है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने तो पढ़ा हुआ है ना कि ER में प्रोटीन के ऊपर ER में प्रोटीन से शुगर को जोड़ा जाता है। ईआर में भी ये काम चलता है, एन ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है ना, हमने पढ़ रखा है। तो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन बन गया है वहीं पे ईआर में ही। तो ईआर से जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन आ रहा है, ठीक है ना, उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई स्टेप बाय स्टेप होता है, एक सिस्टम ने, दूसरा सिस्टम ने, तीसरा सिस्टम ने, समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप क्यों बोल रहे हैं अब इस चीज़ को, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन चल रही है, ठीक है ना, और ये किसी हेल्प से हो रही है, एंजाइम्स की हेल्प से, बाय रिमूविंग एन एडिशन। जो आप मॉडिफाई करोगे, कुछ चीज़ रिमूव करके तो कुछ चीज़ ऐड करके उसको मॉडिफाई कर रहे हो। कार्बोहाइड्रेट, एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट प्रोसेसिंग इन दी गोल्जी इज टर्म्ड टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे है कि आपके पास प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, ठीक है ना। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल तो बोले, शुगर मोलिक्यूल तो बोले, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, सब एक ही बात है, सब कार्बोहाइड्रेट ही। तो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना कैसे करेंगे, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन क्यों बोल रहे हैं। गोल्जी अपैरेटस में भी
प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन। क्यों टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन? क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे पास, प्रोटीन उसके एंड्स में, उनके एंड में, इस एंड में और इस एंड में हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं हम यहाँ पे टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पे टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के एंड में क्या जोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। द रिजल्टेंट ओलिगोसैकेराइड में इधर भी हाई मैनोज और हैव कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन विद टर्मिनल सियालिक एसिड रेसिड्यू, ठीक है। हो सकता है कि जो आप ओलिगोसैकेराइड जोड़ रहे हो, जो आप कार्बोहाइड्रेट जोड़ रहे हो, ठीक है ना, वो मैनोज वाला ज़्यादा हो। मीन्स आपने जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जोड़ा, उसमें मैनोज ज़्यादा हो, ठीक है ना। आपने जो कार्बोहाइड्रेट जोड़ा उसमें मैनोज ज़्यादा, मैनोज जानते हो ना, ठीक है, मोनोसैकेराइड है मैनोज, ठीक है। तो आपने मान लो यहाँ पे कोई एक ओलिगोसैकेराइड जोड़ा है, मान लो कितने वाला, 15, ठीक है ना, 15 यूनिट वाला। तो मान लो इसमें हो सकता है कि मैनोज ज़्यादा हो, ये भी मैनोज, बाकी कुछ ग्लूकोज होंगे, कुछ फ्रक्टोज होंगे, ठीक है ना, मैनोज ज़्यादा हो, समझ रहे हो। तो जो रिजल्टेंट ओलिगोसैकेराइड है में इधर भी हाई मैनोज, ठीक है, इसमें मैनोज ज़्यादा हो सकता है, और हैव कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन विद टर्मिनल सियालिक एसिड रेसिड्यू। मीन्स इसमें आपके पास सियालिक एसिड देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसाइलेशन में, तो समझ रहे हो ना। तो टर्मिनल सियालिक एसिड रेसिड्यू का मतलब है कि जो आपने जो ओलिगोसैकेराइड जोड़ी, तो उसमें मान लो हमारे पास ये ओलिगोसैकेराइड है, इसको हमें जोड़नी है यहाँ से, ठीक है ना। हमारे पास ये ओलिगोसैकेराइड है, इसको यहाँ से जोड़ना है। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड है, इसमें ये क्या है, ये कहाँ गया, ग्लाइकोसाइलेशन विद टर्मिनल सियालिक एसिड रेसिड्यू। मीन्स यहाँ पे सियालिक एसिड होगी, सियालिक एसिड समझ रहे हो ना, सियालिक एसिड समझ रहे हो ना, ठीक है। कार्बन जो आपके पास मोनोसैकेराइड है, उसमें कुछ क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है टर्मिनल। हमने देख रखा है इस चीज़ के बारे में, सियालिक एसिड के बारे में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। 8 कार्बन मॉलिक्यूल होता है सियालिक एसिड, 8 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाँ, तो टर्मिनल सियालिक एसिड आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ ओ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मीन्स प्रोटीन में आप क्या जोड़ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। प्रोटीन में आप शुगर जोड़ रहे हो, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब शुगर जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन में आप शुगर जोड़ रहे हो, तो प्रोटीन के ऑक्सीजन वाले प्रोटीन में शुगर जोड़ रहे हो ऑक्सीजन एटम के थ्रू। प्रोटीन में शुगर को जोड़ रहे हो ऑक्सीजन एटम के थ्रू। मीन्स आपके पास जो एक पेप्टाइड चेन है, तो उस पेप्टाइड चेन में सेरीन, क्या हो गया, सेरीन, SERIN, सेरीन, या तो थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन। तो पेप्टाइड चेन में जो सेरीन है और थ्रियोनिन है, जानते हो ना, सेरीन और थ्रियोनिन अल्कोहलिक वाले होते हैं, OH ग्रुप होता है उनमें, ठीक है। तो सेरीन और थ्रियोनिन का OH ग्रुप से H हटा दो, ठीक है ना। और सेरीन ग्रुप का जो O बचा, उससे कनेक्ट करना, इसका जो O बचा है उससे कनेक्ट करना आप अपने शुगर को। समझ रहे हो, आपके पास एक पेप्टाइड चेन है, उसके अंदर आपको मान लो यहाँ पे सेरीन है, सेरीन में ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन से आप शुगर को जोड़ दोगे, ठीक है, सेरीन और थ्रियोनिन, ठीक है। तो ओ ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। मीन्स ओ ग्लाइकोसाइलेशन को आप डिफाइन करोगे कि आप प्रोटीन से जोड़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन से जोड़ रहे हो आप शुगर को थ्रू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो प्रोटीन से जोड़ सकते हो, या तो आप लिपिड में भी जोड़ सकते हो, लिपिड में भी आप जोड़ सकते हो किस चीज़ को, लिपिड में भी आप जोड़ सकते हो शुगर को, लिपिड में भी शुगर को जोड़ सकते हो ऑक्सीजन एटम के थ्रू। तो हम बोलते हैं ओ ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। हम अभी बोल रहे ना एन ग्लाइकोसाइलेशन,
हमारे पास हो रहा था ER में एन ग्लाइकोसाइलेशन, नाइट्रोजन एटम से जुड़ा था, तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे भी। इन अदर वर्ड्स प्रोटीन एक्वायर देयर फाइनल शुगर डेकोरेशंस हेयर, ठीक है ना। शुगर डेकोरेशन मीन प्रोटीन को शुगर से डेकोरेट कर दो यार, शुगर वुगर लगा, ठीक है। एंड आर फुली इक्विप टू परफॉर्म देयर वेरिड रोल। अब यहाँ से निकलने के बाद वो फंक्शनलेबल होता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। जब वो आया था ER से, जब वो आया था ER से आया तो वो फंक्शनल लेवल नहीं था, ठीक है ना। वो अच्छे ढंग से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्यों, अभी भी उसमें काम चलना बाकी है, अभी वो अधूरा था, ठीक है ना, अभी उसमें और काम बाकी था, ठीक है। तो हाँ, उसको पूरा उसका उसमें जो जितने भी काम पूरे करने थे वो हमारे पास काम हो गए गोल्जी अपैरेटस में। अब वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा अच्छे ढंग से, डिफरेंट फंक्शन को वो परफॉर्म कर पाएगा। मैनी ऑफ द प्लांट सेल वॉल जो कि पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होती है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स इन एनिमल्स। देख लो, सिंपल सी बातें याद रखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स समझते हो ना, ठीक है, सेल्स के बीच की जो स्पेस है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एनिमल्स के केस में, एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसमें पाया जाता है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, ठीक है ना। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स पाया जाता है किसमें, एनिमल्स के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। तो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स जो होता है वो सिंथेसिस कहाँ पे होती है, इसका सिंथेसिस होता है इसका सिंथेसिस होता है गोल्जी बॉडी में, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड दैट इज पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज, जो दोनों ही पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज हम जानते हैं, देखो सेल वॉल की चीज़ें बनी होती है पॉलीसेकेराइड से, सेल वॉल मेरा वो पॉलीसेकेराइड, ये तो आप बोल सकते हो पॉलीसेकेराइड कौन सा, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज, ठीक है ना। तो पॉलीसेकेराइड जो सेल वॉल बनाता है, ठीक है ना, तो वो भी कहाँ पे बनता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी में। और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स जो पाया जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है, कहाँ बनता है वो बनता है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो किन के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स के केस में। इन प्लांट्स गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग सेल प्लेट। आप जानते हो ना, सेल डिवाइड जब होती है प्लांट सेल में, जो सेल डिवीजन होती है तो उसके लिए सेल प्लेट बनती है, ठीक है ना। सेल फरो मेथड तो हमारे पास एनिमल्स के लिए चल जाती है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है तो सेल डिवाइड होती है। तो सेल प्लेट के फॉर्मेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी बॉडी, और सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए भी। तो सिंपल सी बातें याद रख लेते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल का बनना, सेल प्लेट का बनना, इन चीज़ में कौन रोल प्ले करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। और क्या याद रखनी है हमें, पॉलीसेकेराइड जो हेल्प करती है सेल वॉल के फॉर्मेशन में, पॉलीसेकेराइड सच एज पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज, ये भी कहाँ पे बनती है हमारी, कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स जो एनिमल्स के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में पाई जाती है, ये भी कहाँ पे बनती है, गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। और टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कि आपके पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके टर्मिनल्स में क्या कर दो, आपके पास शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ दो। वो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ना है आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ थ्रू ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। और जो शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा जाना है तो ये याद रख लो कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोसाइलेशन में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट वो आपके पास जोड़ता है प्रोटीन से, ठीक है ना। प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं कौन से थ्रियोनिन और सेरीन, तो थ्रियोनिन और सेरीन से जुड़ता है हमारे पास क्या, शुगर मॉलिक्यूल, कब, जब वो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ेगा, ऑक्सीजन एटम सेरीन का और थ्रियोनिन का, ठीक है। बढ़ो आगे। हाँ, और एक चीज़ कि गोल्जी बॉडी से निकलने के बाद जो प्रोटीन है वो फंक्शन अपने परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। वो फुली इक्विप्ड हो चुके हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जो प्रोटीन आए हैं अभी ER से वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसमें अभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन
प्रोटीन सॉर्टिंग, अब बताना चाहूँगा प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होता है। देखो, प्रोटीन सॉर्टिंग इज सेल्यूलर प्रोसेस। प्रोटीन सॉर्टिंग एक प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज़ सेल्यूलर प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग प्रोटीन्स टू देयर करेक्ट लोकेशन। प्रोटीन को उसकी दिशा दिखाना, प्रोटीन को उसका घर दिखाना कि भाई तू इधर निकल, तेरा काम इधर है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को उसकी जगह तक रास्ता दिखाना, ठीक है, डायरेक्ट करना उसको सही लोकेशन तक विद इन और आउटसाइड दी सेल। सेल के अंदर ही या तो सेल के बाहर भी इसको जहाँ जाना है उसको रास्ता दिखाओ। इसी चीज़ को बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, इंश्योरिंग दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है, जब तक आप प्रोटीन को सही ढंग से प्रोटीन सॉर्टिंग नहीं होगा तो वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। एक प्रोटीन है जिसको फंक्शन परफॉर्म करना है ईयर के अंदर, मान लेते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा ही नहीं पा रहा, वो अंधा है बेचारा, ठीक है ना। उसको कोई बता ही नहीं रहा कि भाई तुम्हें इस डायरेक्शन से ऐसे होते हुए वहाँ तक जाना है, तो वो फंक्शन कहाँ करेगा, ठीक है, फंक्शन कहाँ करेगा। जब तक उस प्रोटीन सॉर्टिंग नहीं होगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हाँ, प्रोटीन सॉर्टिंग इंश्योर करता है कि वो जो प्रोटीन है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, रास्ता दिखाना है, ठीक है, प्रोटीन को डायरेक्शन देनी है, ठीक है ना, कहाँ तक, करेक्ट लोकेशन तक, जहाँ तक उसको जाना है, जहाँ पे उसको फंक्शन परफॉर्म करना है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग समझा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम करता है, ठीक है ना, प्रोटीन सॉर्टिंग में। प्रोटीन सॉर्टिंग कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, और कोई नहीं। प्रोटीन सॉर्टिंग हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है प्रोटीन सॉर्टिंग में। एंड पैकेजिंग ऑफ कार्गो इनटू सेपरेट बसा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल बोलो तो कार्गो यूज़ करें यहाँ, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू वसाइकल्स, लाइक प्रोटीन को पैक कर दो आप, लिपिड को पैक करो आप, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट को पैक कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गोल्जी बॉडी में बस प्रोटीन और लिपिड ही बनते हैं, नहीं, बाकी चीज़ें भी होती है, ठीक है, बाकी चीज़ें का भी प्रोसेसिंग होता है इधर। द प्रोटीन्स डेस्टिनेटेड फॉर डिफरेंट लोकेशन आर सॉर्टेड बाय स्पेसिफिक सिग्नल प्रेजेंट ऑन देम। प्रोटीन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सिग्नल होता है जो उसको बताता है कि उसको कहाँ तक जाना है, ठीक है ना। और ये काम हमारा कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है, वो सिग्नलिंग वाला काम, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, प्रोटीन के सीक्वेंस में प्रोटीन में ही, ठीक है ना, प्रोटीन में ही कुछ स्पेसिफिक सिग्नल होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन में कुछ स्पेसिफिक सिग्नल प्रेजेंट होते हैं जो उसको डायरेक्शन देती है, जो उसको डायरेक्ट करती है उसके स्पेसिफिक लोकेशन तक जाने के लिए, ठीक है ना। दे मे बी टारगेटेड टू लाइसोसोम, वो लाइसोसोम के पास जा सकता है, सिक्रेटरी वेसिकल के पास जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा सकता है, और सिक्रेट आउटसाइड दी सेल से बाहर निकल सकती है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो रिटर्न बैक टू ईआर, कुछ तो ऐसी होती है जो वापस से गोल्जी बॉडी से निकली और वो वापस ईआर में चली गई, ठीक है। देख लो एक चीज़, तो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस हम बात कर रहे थे जो इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है, आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, लंबे अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड होते हैं जो कि बने होते हैं कि जिससे बने होते हैं रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट, है ना। डाइसेक्राइड समझते हो आप, ठीक है। तो रिपीटिंग डाइसेक्राइड, मान लो एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है, ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये एक डाइसेक्राइड है, दो ही है ना, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है। वापस रिपीट करो चीज़ों को, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर रिपीट करो ग्लूकोज फ्रक्टोज, ऐसे ही रिपीट करते चलो, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो ये क्या है, एक डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड की रिपीटिंग यूनिट, डाइसेक्राइड का रिपीटिंग यूनिट, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस। तो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस, है ना, एक लंबे चेन होते हैं, लंबे अनब्रांच चेन होते हैं, लॉन्ग अनब्रांच चेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसेक्राइड, ठीक है ना। तो अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है। पहली बात तो यही है, याद रखनी, ये पॉलीसेक्राइड ही है, ठीक है। ये शुगर ही है, ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड ही है। बोल सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस ये कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है इसमें कि भाई ये लॉन्ग है, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट है जो अनब्रांच है, मीन कोई ब्रांचिंग नहीं है। और क्या है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसेक्राइड, तो वो तो समझा ही दिया, नहीं जानना वैसे तो हमें नहीं जानना, बस इतना याद रखना है कि ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स।
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। और क्या होता है, ये इसको बनाता है कौन, गोल्जी एपरेटस। सिंपल सी बात याद रखनी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बच्चा तो नहीं, आ जाओ। ट्रू फॉल्स है कुछ, गोल्जी एपरेटस इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। ओनली इन प्लांट कैसे हो सकता है ऐसा, फॉल्स। एनिमल्स में भी होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक। हाँ ये ट्रू है, स्टोर भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, पैकेजिंग में भी हेल्प करता है, और ये डिलीवर भी करता है स्पेसिफिक प्लेस तक, उसके स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक। द मूवमेंट ऑफ कार्गो फ्रॉम ER टू गोल्जी एंड गोल्जी टू गोल्जी कंपार्टमेंट एंड बिटवीन गोल्जी कंपार्टमेंट इज थ्रू अ साइकिल। हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। साइकिल के हमने पहले भी बता रखा है अभी। ऑल सेल्स हैव ए हाईली डेवलप्ड गोल्जी एपरेटस। हाईली डेवलप्ड गोल्जी, ऑल सेल नहीं हो सकता, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, ये फॉल्स हो गया। द टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन गोल्जी। हाँ टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन ये आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। एन ग्लाइकोसाइलेशन ये आपको ER में देखने को मिलता है। ओ ग्लाइकोसाइलेशन ये आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। सिंपल सी बातें जो हमें याद रख लेनी है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंस फ्रॉम सिस टू ट्रांस। ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल डिफरेंस भी होता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस एंड फंक्शनल डिफरेंस, जब आप सिस से ट्रांस की ओर मूव कर रहे हो, बेसिकली आप डिफरेंट सिस्टम को देख रहे हो, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी देखने को मिलता है और फंक्शनल डिफरेंस भी है, ठीक है। तो हाँ लास्ट वाला फॉल्स है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं जहाँ हम बात करेंगे किस चीज़ की, लाइसोसोम के बारे में।